Welcome dear students. Our topic of today's discussion 11th class chemistry chapter 1 periodic table and periodic properties का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और साथ में जो इसके फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं उसको देखेंगे और ग्रुप में और पीरियड्स में periodic table के इसका क्या ट्रेंड है वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। The energy needed to remove one electron from each atom in 1 mole of atom of the element in the gaseous state to form 1 mole of gaseous वन प्लस आयन इज़ नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं असल में आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जो किसी भी गैशियस स्टेट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें जो हमारे पास सोडियम एटम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर हम तो उस सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा +1। तो इसके नतीजे में जो पार्टिकल को रिमूव करवाने के लिए जो हमें ज़रूरत है, जो एनर्जी जो चाहिए होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का। इस तरह कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है कितनी होती है, 590 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। अब ये तो हो गया कि वो एनर्जी के जो अगर एक इलेक्ट्रॉन को एटम के रिमूव करवाने के लिए ज़रूरत है। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें इसी एटम का, जैसे कि हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो हमारे पास कितना चार्ज आता है, +1। अगर हम उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन यानी एक अभी केटाइन बन चुका है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद, इसमें से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो तब उस एनर्जी को हम किसका नाम देंगे, हम उसे कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी तब ये एनर्जी जो है वो जस्ट आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जाहिर बात है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में वैल्यू में फ़र्क होगा। अगर हम केटाइन में से कैल्शियम के एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2, और जो एनर्जी उस टाइम पे चाहिए होगी वो कितनी है, 1150 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। अब अगर हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें इस केटाइन में से तो फिर ये +3 चार्ज के साथ तब की बार जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, 4940 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। अगर इन तीनों में अगर हम देखें तो एक ख़ास हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, होना तो ये चाहिए था कि जितनी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी 590, अब की बार भी कितनी चाहिए होती है हमें, 590, और थर्ड टाइम भी कितनी होती है, 590, और ओवरऑल एनर्जी जो थी वो तकरीबन हमारे पास 16 to 1700 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए होती थर्ड एटम इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन यहाँ पे थर्ड के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 4940 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जीज़ में हमें डिफरेंस नज़र आया है कि जो कि एवरी टाइम सेम नहीं है, हर सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एनर्जी पहले से दुगनी या तिगनी या ज़्यादा परसेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें इन फैक्टर्स को देखने के बाद समझ आएगी। सबसे पहले हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो है न्यूक्लियर चार्ज। यानी इसके ऊपर डिपेंड किस तरह के है कि ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर द डिफिकल्ट इज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। फॉर दिस रीजन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि उसकी प्लस वैल्यू न्यूक्लियस में कितनी है और इलेक्ट्रॉन बाहर कितने हैं। सारी बात है, इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं। अगर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का होल्ड उनके ऊपर यानी उसका इलेक्ट्रॉन को पकड़ना न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और तब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी क्या चाहिए होगी हमें, ज़्यादा। ठीक है, अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा नहीं है, एटम का होल्ड जो है पूरा जो है वो नहीं है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, आखिर के शेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। इस तरह साइज़ ऑफ एटम, अगर एटम का साइज़ क्या होगा है, बड़ा साइज़ है, जो वैलेंस सेल है और न्यूक्लियस है उनके दरमियान क्या होगा, फासला होगा, और जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वीक। अब अट्रैक्शन वीक होने की वजह से थोड़ी सी एनर्जी हम अगर देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करवा लेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों समझी जाएगी, लेस। अगर एटम का साइज़ स्मॉल है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत करीब करीब हैं, ज़रा भी अगर हम देखें कि उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम एटम को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहें, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तीसरी बात जिस पर डिपेंड करता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। यानी वो वाले शेल्स जो हाफ फील्ड हैं और यहाँ कम्प्लीटली फील्ड है वो क्या होते हैं, स्टेबल। देयर फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी हायर व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम अ फुली फील्ड और हाफ फील्ड सब शेल। यानी एक एटम जो है वो पहले से स्टेबल है, ठीक है, वो
किसी भी सूरत ये उस चीज़ पे एग्री नहीं करेगा, ये कंडीशन उसके लिए वैलिड नहीं होगी कि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करें और उसको बोलें कि आप अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दें और फिर वो अनस्टेबल हो जाए। ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिमूव करवाना एटम में से बहुत मुश्किल होगा और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं वो फुली फिल्ड हैं, उनको स्टेबल हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। इनमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा पीरियड्स में नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। उसके बाद ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी दैन नाइट्रोजन ड्यू टू द हाफ फिल्ड सबशेल ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम इसमें देखें, और ये जो बात है ये बिल्कुल अगेंस्ट द रूल है कि हम आयनाइजेशन एनर्जी का अगर ट्रेंड जो है वो लेफ़्ट टू राइट में देखें तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पीरियड में इंक्रीज़ करती है। यानी जो राइट साइड पे एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है और जो लेफ़्ट साइड पे उनकी वैल्यू लो है। इस हिसाब से नाइट्रोजन की वैल्यू जो है वो लो होनी चाहिए और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है, नाइट्रोजन की वैल्यू हाई है और ऑक्सीजन की वैल्यू लो है। इसकी वजह क्या है कि अगर हम इनके 2p ऑर्बिटल्स को देखें तो इसमें इसके 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है। ऑक्सीजन के पास 8 है क्योंकि ओवरऑल, तो इसके 2px में 2 हैं, 1 है और 1 है। हुंस रूल के मुताबिक कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए विद द सेम स्पिन। यहाँ पे वो स्टेबल कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होने की वजह से 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अब ये सेम इलेक्ट्रॉन एक जगह मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पे क्या होती है ऑक्सीजन में ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये अपने से ज़्यादा यानी इस सिचुएशन से ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में चला जाता है, जो कि किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, कि जब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 7। यानी ऑक्सीजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लस बन जाएगा, O+1 चार्ज के साथ आ जाएगा, तो वो पहले से क्या हो जाएगा, स्टेबल। और ये एक रूल जो है ब्रेकिंग है आयनाइजेशन एनर्जी की, जो कि ग्रुप में मतलब पीरियड में कहते हैं कि वो लेफ़्ट टू राइट उसकी जो वैल्यू जो होती है इंक्रीज़ करती है। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा एम्बिगुअस बिहेवियर है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल जो पहले हमने कैल्शियम की देखी है, कैल्शियम का अगर हम देखें तो अब हमें वो समझ आएगी उस बात की कि फर्स्ट एटम को जब हमने रिमूव किया था तो यहाँ पे +1 चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हुई 590। सेकंड को रिमूव किया तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई। इसकी वजह क्या थी कि ओवरऑल पहले ये न्यूट्रल एटम था, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे प्रोटॉन भी उतने ही थे। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से अब एक प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो चुका है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो चुके हैं। अब ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे मौजूद प्रोटॉन्स का जो होल्ड है, अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा हो चुकी है, वो और भी ज़्यादा अच्छे से उसको पकड़ के रखेगा और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाएगा, मुश्किल। इस वजह से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी पहले से दुगनी देनी पड़ेगी। अब फिर से हमने एक और निकाल लिया, अब +2 चार्ज आ गया है। +2 चार्ज आने की वजह से अब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में से 2 माइनस हो चुके हैं और प्रोटॉन की वैल्यू उतनी है। फोर्स जो है अट्रैक्शन की प्रोटॉन की न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस शेल के ऊपर और ज़्यादा हो जाएगी। अब हम उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे एक ऐसे एटम में से कि जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, होल्ड उनका अच्छा खासा है अपने वैलेंस शेल्स पे, तो एनर्जी क्या चाहिए होगी अब की बार और भी ज़्यादा। यानी अब अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमें 4940 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर हमें अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेगा। अगला पॉइंट जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है वो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। हमने पहले भी बहुत बात की है कि अगर एटम का साइज़ ज़्यादा होगा, बड़ा साइज़ का एटम होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी। अगर एटम का साइज़ स्मॉल है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि अगर हम देखें कि एक हमारा जो न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान में कितने शेल्स मौजूद हैं, जितने ज़्यादा शेल ज़्यादा होंगे सेंटर में, मतलब 1 2 3 4, शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट ईजियर टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अगर जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा आसान, और एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। और ये टॉप टू बॉटम जो है अगर हम देखें तो एटम का साइज़ क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, शेल की तादाद बढ़ रही होती है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती है। उसके बाद है स्पिन पेयर रिपल्शन। ये वही बात है जो हमने भी पहले कार्बन की ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की देखी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल, यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं स्पिन पेयर्ड हैं एक ही ऑर्बिटल में, उनकी आपस में जो रिपल्शन बिटवीन जो है वो थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर देती है, कम कर देती है टू रिमूविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ बिकॉज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इंक्रीज रिपल्शन मेकिंग इट स्लाइटली ईजियर टू रिमूव वन ऑफ द थर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी अगर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं
ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के साथ, या फिर एक ऐसा शेल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी स्पिन मौजूद नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन दोनों की निस्बत ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होगा, आसान। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लो, क्योंकि इसमें आपस में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में एक ही शेल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उनकी आपस में भी रिपल्शन होगी। अगर हम इनमें से एक को निकाल लेंगे तो वो रिपल्शन मिनिमाइज़ होगी, वो पहले से स्टेबल हो जाएगा, तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। उसके नतीजे में ये वाला इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें ऑपोजिट स्पिन के साथ अलग अलग शेल में मौजूद है, इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बता रहे हैं मैग्नीज हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड electrons in the 2s orbital. The ionization energy to remove one of these electrons is relatively lower due to increased repulsion between the paired electrons. In contrast, chromium has one unpaired electron in its 4s orbital. Removing one of the unpaired electron require more energy due to the absence of the स्पिन पेयरिंग रिपल्शन। यानी यहाँ पे अगर हम कहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो क्रोमियम है उसके 1s ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है एस सब शेल में, और मैग्नीज के 2 मौजूद हैं। अब कहते हैं कि इस वाले को रिमूव करवाना इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा आसान है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है। इसको मुश्किल से ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा, क्योंकि ये वाले में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ एक शेल में मौजूद होने की वजह से एटम जो है वो मोर स्टेबल कंडीशन की तरफ जाएगा, कि अगर उसका एक चला जाएगा तो वो पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपना दे देगा, सेम एज़ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन केस। इसके बाद अगर हम इसके ट्रेंड को देखें तो टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट ही किस तरह है, तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर हम टॉप डाउन द ग्रुप देखें तो वो डिक्रीज़ करती है। सारे फैक्टर्स हमने पीछे पढ़े हैं वो इस बात की तरफ इंडिकेशन करते हैं। अगर हम साइज़ ऑफ एटम को देखें तो टॉप वालों का साइज़ स्मॉल होता है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एटम का साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का होल्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पे होल्ड न्यूक्लियस का वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना एनर्जी को मुझे आसान हो जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही होती है, डिक्रीज़। अगर हम पीरियड में देखें तो सारे फैक्टर उसके अगेंस्ट जाते हैं, मतलब इस सिमटू की तरफ जाते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ाएं। वजह क्या है कि शेल की तादाद नहीं बढ़ती, शेल सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती रहती है, एक ही शेल में मज़ीद इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं आखिरी ग्रुप तक, आखिरी एलिमेंट तक, और इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड उसी शेल के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होता जाता है, मुश्किल, और इस वजह से लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर रही होती है, इंक्रीज़। द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 1 to 3 एज शोन, ये पहला पीरियड, दूसरा और तीसरे पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बता रहे हैं कि किस तरह होती है। अगर ये पहला पीरियड देखें तो इसकी वैल्यू कम है, हीलियम की ज़्यादा, फिर लिथियम की कम है, बढ़ते सबसे ज़्यादा किसकी है, नियोन की, और यहाँ पे इसका जो है एम्बिगुअस बिहेवियर है, यानी यहाँ पे भी ये ऐसे ही होना चाहिए था कि यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन, वो हमने देख लिया है कि ऑपोजिट स्पिन रिपल्शन की वजह से वो एम्बिगुअस बिहेवियर आता है। फिर उसके बाद ये तीसरा पीरियड है और ये सोन बता रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो किस तरह चेंज हो रही है। शोज़ दैट द नोबल गैसेज हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज ड्यू टू द कंप्लीट ऑटोमोर शेल, यानी इसकी वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, नोबल गैसेस की। तीनों गैसेस में पता चल रहा है, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, सब में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, नोबल गैसेस की। इनमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना सबसे मुश्किल है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो हमारा ग्रुप 1 के एलिमेंट है जो कि अल्कली मेटल्स हैं। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे।